Okay, then please unmute your mics if you don't have any problem. Mute your mics, not unmute. Sir, start कर दो recording अभी भी नहीं किया है. Okay, so yesterday's numericals, two numericals were there. One is about semi-molar concentration of a solution, and other one is of about 20% W by V of acetic acid, I think so. And one is about acid aldehyde. सबसे बड़ी दिक्कत तो कईयों को ये है कि मोलर मास निकालना नहीं आ रहा है. Always keep in mind while just calculating the molar mass, first of all calculate the number of particular atoms. How many atoms of carbon are there, how many atoms of hydrogen are there, or whatever the atoms are there, and then multiply each and every atom with the molar mass of that particular atom, right? So I'll just tell you the answer, and if you have any doubt then please ask. And one more question, in the one problem that I told one student that please convert that liter into milliliter. So please, there is no need to convert that liter into milliliter. The same answer, whatever the answer was there in liter, you just calculate with the help of liter only. Please don't convert that liter into milliliter. उसका रीजन क्या था कि हमने जब नीचे 1.5 लिखा है ना, तो ऊपर आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, या मतलब उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट नहीं किया था आपने. नीचे मिलीलीटर होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते तो आपने किया ही नहीं, बिकॉज नीचे लीटर था. ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको नीचे मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, और आप सोच रहे होंगे सर मास तो ग्राम में है. मास ग्राम में है, लेकिन एक चीज नोटिस की क्या आपने, क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं क्या लिखते हैं. अच्छा, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था, क्वेश्चन था वो 15%. कौन सा क्वेश्चन था बेटा वो? ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ना. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टेकन इन लीटर. यस, एंड मास ऑफ सॉल्यूट वी हैव कैलकुलेटेड इन ग्राम. ओके, इस केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा. मेरी कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी, मैंने अभी सुबह देखा था उसको. देखो कैसे करना पड़ेगा, मैं बताता हूं आपको. क्या लिखा था उसमें, WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहां पे साइड 20% W/V सॉल्यूशन दिया था, और ये था 750 ml एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. ये था नहीं, 1.5 लीटर था. तो 1.5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से. ये ध्यान रखना पड़ेगा. एक 1.5 लीटर था जिसको मैंने बोला था कि मिलीलीटर में. ओह ओके ओके, आई गॉट सम प्रॉब्लम. तो अगर इसमें नहीं है ना 1.5 सेमी मोलर वाले में था ना, सेमी मोलर वाले में था ना, 1/2 मोलर वाले में. अरे जिसकी मोलैरिटी 1/2 दी थी उसमें था 1.5 लीटर, ऐसा था ना. हाँ, तो उसमें 1.5 रखना है. ओके, उसमें 1.5 ही रखना है. मैं ये बता रहा था आपको. देखो यहाँ पे होता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन वहां था तो हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया. सुनिएगा, अगर यहाँ पे होता तो ये ग्राम में था और ये लीटर में था तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था. लेकिन वहां पे आप देखो जब अपने मोलैरिटी निकालते हैं क्या करते हैं, WB अपॉन MB इनटू V इन लीटर अगर है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये WB भी ग्राम में है और ये मोलर मास भी ग्राम में, तो ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा. इसलिए तो नंबर ऑफ मोल की कोई यूनिट नहीं होती है. समझ में आ गई बात? तो कंफ्यूज नहीं होना. मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी उसमें. 1.5 को मैंने कभी तक बोला था शायद कि इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन बाद में वो देखा तो वो लीटर में ही होगा. मैंने ये सोच के बोल दिया था कि मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन वो क्वेश्चन सेमी मोलर वाला था. बात समझ में आ गई ना? अब मैं आपको आंसर बता देता हूं. इसका आंसर कितना आया था, 33 ग्राम था क्या? 33. और उसका था 3.33 मोलर. मोल पर केजी या मोल पर लीटर. हाँ, 3.33 कैपिटल M या मोल पर लीटर. ऐसा कोई बच्चा है जिसका ये आंसर नहीं आया तो मैं सॉल्व करवा देता हूं. बोलो
वैसे व्हाट्सएप का जमाना है, एक का आ जाएगा तो सभी का आ जाएगा ना। अच्छी बात है, आप लोगों ने उसको सॉल्व किया था तो अच्छा लगा है देख के कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो आ ही रहा है, तो ही मजा आता है बनाने में, वरना मैं भी डर हो जाता आपकी तरह कि छोड़ो यार पढ़ ही नहीं रहे हैं तो। लेकिन अच्छी बात है। अब बेटा एक न्यूमेरिकल है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उसके पीछे दिया हुआ है, वो आप अपने आप कर लेना। 10% W/V H2SO फॉर सॉल्यूशन वाला, जिसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है आपने, वो कर लेना अपने आप। और तो इससे कोई न्यूमेरिकल अभी कुछ बन नहीं रहा मुझे, और अगर कुछ होगा तो बता देंगे ना। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। चलो देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी होती क्या है? हम कई बार आपने मम्मी ने या आपने किया होगा कि एक ग्लास के अंदर दूध लिया, उसमें थोड़ी चीनी डाल के और चम्मच से उसको डिसॉल्व कर लिया। लेकिन जब हम पूरा दूध पी लेते हैं तो उसके बाद नीचे देखते हैं कि चीनी के कुछ पार्टिकल्स, शुगर के कुछ पार्टिकल्स हैं, वो उसके अंदर अभी भी हैं। साइज छोटा हो गया है लेकिन अभी भी है। लेकिन जब आप उस दूध को गर्म करते हो, सुनते रहना ढंग से, जब हम उस दूध को गर्म करते हैं तो उसके अंदर चीनी डालते हैं, हम चाय बनाते हैं तो चीनी डालते हैं, तो जब चाय बनाते हैं दूध को गर्म करके उसमें चीनी डालते हैं तो उस टाइम पर तो कोई भी पार्टिकल बचता नहीं है पीछे। और जब हम उसको स्टायर करते हैं विद हेल्प ऑफ स्पून, है ना, तो some small particles of sugar are there at the bottom of that glass or whatever the container is. Now what's the reason behind it? Why there is a particles at the bottom of glass while we are just dissolving it with the help of spoon, or when we are heating the particular solution, then there is no particle of sugar left at the bottom side of that container. What's the reason behind it? Have you ever think of it? लगता तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बेसिकली क्या है। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर कोई भी एक बीकर है मान लो, और इस बीकर के अंदर 1 liter of solution or 5 liter of solution is white, 5 liter of water is there. बेटा अगर आपको ये पता चल गया ना कि solubility होती क्या है, तो factors affecting of solubility just of 3 minutes or 3 to 5 minutes is there only. We need only 3 to 5 minutes to understand the factors affecting the solubility if you know the definition of the solubility. ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसका पीछे जो हमने पढ़ा है उससे किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो आप पहले पढ़ चुके हो, 11th क्लास में बताया दिया था, और अभी भी 4 क्लासेस जो पहले हुए उनमें बता दिया है। अगर किसी बच्चे ने नया ज्वाइन किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, फ्रेश बिल्कुल एकदम, है ना। अगर मान लो हमारे पास कंटेनर के अंदर 5 liter of water, if 5 liter of water is there in the container and suppose that I have mixed 1 kg of sugar in this, 1 kg of sugar, I mixed 1 kg of sugar in this particular solvent that is of 5 liter. मैंने इसमें 1 kg जो है ये वाटर है, अब मैंने 1 kg शुगर जो इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, 5 लीटर था। अब देखो चीजें भी डिपेंड करेगा, अगर मैंने उसमें 1 किलो चीनी डाल के उसको छोड़ दिया, ठीक है, मैंने स्टाइल भी नहीं किया, मैंने हीट भी नहीं किया, और दूसरी साइड में मैंने कंटेनर लिया जिसमें मैंने स्टाइल किया, और तीसरी साइड में मैंने कंटेनर लिया उसमें मैंने उसको हीट किया, तो मेरे पास 3 कंटेनर है। द फर्स्ट वन स्टैंड स्टिल है, जैसा था वैसे है, मैंने उसमें चीनी डाल दी और छोड़ दिया, रख दिया साइड में, दिस इज द कंटेनर B. But what in container B, I just stirred with the help of any rod, iron rod or whatever the source is there. Now the third point, उसमें मैंने उसको चीनी को डाला और I started heating it up, गर्म करना, और I can say बॉयल करना स्टार्ट कर दिया मैंने वाटर। तो 3 कंटेनर थे A, B और C। तीनों कंटेनर में से सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? इट मींस what I mean of solubility, I mean that which solution
of the container will be the more sweet or the more sweetest. कौन सा ज्यादा मीठा होगा? जिसमें solubility, जिसमें solute ज्यादा होगा. Solute किसमें ज्यादा dissolve होगा या घुलेगा? वो किसमें? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. वो एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है जो हम पढ़ चुके हैं पहले. प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम देखते हैं उसको कि चीनी को अगर आप हीट अप करते हो तो वो ज्यादा हीट अप होगी, सॉरी ज्यादा डिसॉल्व होगी. फर्स्ट जो हमने स्टैंड स्टिल रख दिया इन कांस्टेंट स्टेट, हमने उसको ऐसे छोड़ दिया तो उसके अंदर ना तो स्टाइल क्या, देयर इज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ द शुगर पार्टिकल्स इन द वाटर इटसेल्फ, बट the thing is that the solubility is very less, or I can say it is negligible as compared to the third container which is the C container. Uske comparatively it is negligible, but in case of the first container the solubility is there but it is negligible. What about the second one? I am just stirring it, try to dissolving it without heating it up. मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ उसको बोलने की, उसको बिना हीट किए हुए, तो उस केस में क्या होगा? वो घुलेगा, शुगर जो है वो घुलेगी, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी भी एज कंपेयर टू कंटेनर सी कम होगी और कंटेनर सी में सबसे ज्यादा होगी. कैसे पता चलेगा? टेस्ट करके देख लो. यहाँ आप देखेंगे कि उसमें जो शुगर पार्टिकल्स है वो नीचे पड़े हैं. अगर शुगर पार्टिकल्स नीचे पड़े हैं इसका मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूट is depends on the amount of solute which is dissolved in a particular solution or in a particular solvent. So basically what is the solubility? Keep in mind, amount of solute which is dissolved, amount of solute which is dissolved in definite amount of solvent, in definite amount of solvent. Have you guys got the definition? Yes or no? Please say. Answer it. Yes. Okay. ठीक है. तो amount of solute which is dissolved in definite amount of solvent is known as solubility of the solute. तो solubility of the solute, solubility किस पे डिपेंड करेगी? It is the amount of solute. Okay, so basically we need to just think about or just to discuss about the relationship between the amount of solute and the amount of solvent. Means what are the interactions which are present between the solute of a particular solution and the solvent. So whatever the relationship, whatever the interactions which are there in between solute and solvent, कौन सी रिएक्शन इंटरैक्शंस हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में है, उस पे डिपेंड करेगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी. उसकी सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी होगी, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर. ठीक है ना. तो अब हम बात करते हैं छोटी सी. देखो आपके पास दो सॉल्यूशन है, हम दो सॉल्यूशन लेते हैं ऐसे. आई जस्ट एज्यूम दैट देयर आर टू सॉल्यूशंस. First, suppose that liquid in a liquid and एक है solid in liquid और एक है gas in liquid. अब आप बोल दो सर liquid तो कॉमन, ऑब्वियस बात है कि बोलना है तो लिक्विड में बोलोगे. गैस में किसी चीज को कैसे बोल लेंगे? मैं बोलता हूँ आपको चीनी के अंदर जो शुगर है उसके अंदर आपको सोल्ट को डिसॉल्व करना है. हाउ इज इट पॉसिबल? Anyway, anyhow, is it possible to dissolve the sugar in salt? No. आप कई मैंने जैसे हैं कि सब चावल बोलते हैं, बताओ राइस को आप शुगर में कैसे डिसॉल्व करोगे? It is not at all possible, right? So solid, इनकी जो solubility है ना, वो डिपेंड करेगी किस फैक्टर्स पर, that will discuss from now. Liquid and liquid बहुत फास्ट बोलेगा. आपका एग्जांपल हमारा बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको पता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं. सॉलिड लिक्विड ये भी आपको देखा है. कोल्ड ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप सॉल्ट डालते हो, थोड़ा सा सॉल्ट डालते पता ही नहीं चलता कब नाक के अंदर से निकल जाती है कोल्ड ड्रिंक. थम्स अप में डाल के देंगे. उसके बाद गैस प्लस लिक्विड. गैस और लिक्विड का एग्जांपल भी हमने पढ़ा है कोल्ड ड्रिंक. केमिस्ट्री इज नथिंग, यू नो व्हाट? केमिस्ट्री इज नथिंग, इट्स अ डेली लाइफ.
जो बातें डेली लाइफ में होती है हमें वही याद रखनी है, वही केमिस्ट्री। बाकी ये सब कि क्या आपको नहीं पता कि पानी के अंदर चीनी को घोलकर गर्म करना पड़ेगा, ये बताने की चीज है कि देखो मैं बता रहा हूँ। अब सो लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड, और हमें इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में बात नहीं करनी है। लिक्विड लिक्विड के बारे में हम सिर्फ दो चीजें देखेंगे, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड। इट मींस in this the solid is solute, liquid is solvent obviously. In this case gas is solute and liquid is solvent. First we'll discuss about the solubility of gaseous solute in liquid solvent. Solubility of gaseous solute in liquid solvent. Okay, so I'm sure that you all just learn the definition of solubility. पेपर के अंदर आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी सॉल्युबिलिटी की। पेपर में ये पूछा जाएगा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर गैस। ओके, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द solubility of gas in liquid or solubility of solid in liquid, and first we'll discuss about the solubility of gas in liquid. So some particular gases are there, वो आपको दी होगी, ठीक है। अब उस गैसेस के बारे में आपको देखना है कि ये गैस इसमें डिसॉल्व होती है। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि व्हाट हैपेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इफ टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज, किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो और उसके अंदर अगर कोई गैस प्रेजेंट है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी के साथ क्या होगा, इट विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज और इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये चीजें हमें पढ़नी है कि प्रेशर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, व्हाट आर द इंटरैक्शंस व्हिच आर देयर इन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट थिंग होती है कि इंटरैक्शंस कैसे हैं उन दोनों के बीच में। इंटरैक्शंस मींस यू नो व्हाट, उनमें वो कितना जल्दी एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, नहीं होते हैं, डिसोल्यूशन पावर क्या है ना, ये सब। या फिर अपने सिंपल बहुत ही जनरल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो हमने पिछले साल कुछ पढ़ा था पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। एज यू गाइस नो दैट वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट whereas benzene or carbon tetrachloride or whatever the organic compounds, these are non-polar solvents. What is a polar solvent? और मैंने आपको एक बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में एक बात बोली थी, समान समान को बोलता है, इक्वल डिसॉल्व्स इक्वल। इक्वल डिसॉल्व्स इक्वल मतलब कि जो इक्वल डिसॉल्व्स इक्वल मींस इफ अ पोलर सॉल्यूट इज देयर देन इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट टू। फॉर एग्जांपल वाटर, जो है ना वाटर, उसके अंदर आप सुगर को डिसॉल्व कर सकते हो, पेट्रोल में नहीं। या फिर हम ये बोले कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, बेंजीन में हो जाता है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का डायपोल मोमेंट 0 होता है ना। हमने पढ़ा था उस जमाने में, वो भी एक जमाना था जब आप भी क्लास में सामने बैठे होते थे और मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता था, वो भी एक जमाना था और उसमें बीच में ठोलों का आदान प्रदान होता था। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम मिसिंग दोस डेज वेरी मच। सिर्फ ठोले मारने वाले ना। ओके, हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि इधर से क्लोरीन जो है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो देयर इज अ नेगेटिव साइन ऑन क्लोरीन एटम। सिमिलरली दिस साइड आल्सो क्लोरीन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर, जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। एंड इन दिस केस इट इज आल्सो देयर। बट आपने पढ़ा होगा कि जब चारों डायरेक्शन से सेम टाइप का फोर्स लगता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, मींस द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर बॉडी इज इक्वल टू 0. That's why there is a dipole moment of this carbon tetrachloride molecule is 0, because whatever the dipole or whatever the dipole moment which is created by this chlorine molecule, chlorine atom, it will be cancelled out with the effect of this one. And similarly for these two.
So whatever the dipole moment of carbon tetrachloride, that is equivalent to 0. So benzene is also a non-polar solvent. Benzene is also a non-polar solvent. So this carbon tetrachloride gets mixed into this benzene, right? But in case of water molecule, if I talk about, then we have discussed that this is an H2O molecule. It is visible here or not? This side it is visible or not? So oxygen gas, or I can say the oxygen atom, have more electronegativity as compared to hydrogen atom, so it will get negatively charged, whereas hydrogen gets positive charge. Both the hydrogen atoms has positive charge and the oxygen atom gets negative charge. So there is a polarity. In this case, the electrons are heading towards oxygen. In this same case, the electrons are heading towards oxygen. So there is a polarity of the molecule. That's why I just say that the dipole moment of water is not equivalent to 0. It is approximately nearby 1.53 that we have written, I think. So the mu is not equivalent to 0. Basically, it is a polar compound and it is a non-polar compound. So this is the nature of the solute and solvent. कि कोई सॉल्यूट है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड गैसेस फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, अभी हमने इसको लिक्विड के अंदर जब डिसॉल्व किया, तो ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उनकी नेचर कैसे है, उनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि दे विल गेट मिक्स विद ईच अदर और नॉट, राइट? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑलवेज द सिमिलर टाइप ऑफ गैसेस, similar type of, I didn't mean it that hydrogen dissolved in hydrogen too, I didn't mean it, but similar type means which have the same nature, like polar gases get dissolved in the polar solvent and non-polar gases get dissolved in the non-polar solvent, right? So first thing is about the gases, solubility of gases in liquid. तो पहली बात, बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा कि we have discussed it about the stable and the unstable gases. अगर आपको पता हो chapter number 5 in 11th class, when we just made a graph, if you guys remember the deviation, there is a graph here z equivalent to 1, that is compressibility factor, and two graphs are there, one is above and two graphs like this are there, na? So these kind of graphs we have discussed, and in this graph we have discussed too about the stable gases and the unstable gases or the not stable gases, right? So the molecular gases which contains only one atom, just like hydrogen, oxygen, nitrogen, these are the stable gases. And what about the others, the ammonia, carbon dioxide, carbon monoxide, methane, these are the unstable gases. So when there is a stable gases are there, the solubility of stable gases is less in ethyl alcohol, in water, but in case of ethyl alcohol, these are more soluble. जो जो मोर स्टेबल गैसेस होती है ना, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या होती है बेटा, वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होती है, लेकिन एथाइल अल्कोहल में ज़्यादा डिसॉल्व होती है, ठीक है? ये इनकी, अब देखो ये आप लोगों को बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, मैंने आप तभी भी बोला, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर और द इंटरैक्शंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, एग्जाम में कोई भी आ सकते हैं, बेटा स्टेबल गैसेस की बात हो रही है. स्टेबल गैसेस जो होती है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें इजीली डिसॉल्व होती है, एंड एथाइल अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट वी नो ऑलरेडी, राइट? And okay, we left with 5 minutes. उसके बाद जो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो स्टेबल गैसेस नहीं है, लाइक H2S गैस है, अमोनिया है, मीथेन गैस है, ये जो पोलर सॉल्वेंट होता है जैसे वाटर, उसमें ज़्यादा डिसॉल्व होती हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथाइल अल्कोहल, ठीक है? तो पहली बात आती है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट on the basis of the stability and instability of the gases. Gases कौन सी गैस कितनी स्टेबल है उस पर आपकी ये चीज़ डिपेंड करती है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर कितना होगा ये अभी हम देखेंगे. आपको एक बात पता है, हमने पढ़ा है कि जब किसी भी गैस का अपने प्रेशर इंक्रीज करते हैं, है ना, जब गैसेस का प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जितने पास आएंगे
सॉल्युबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होगी। समझ आ रही है बात कि जो गैस है, उस जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा पास आएंगे ना, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। Let's discuss about the effect of pressure. Let's assume that we are having two containers. Same amount of solvent is there in these containers and same amount of gaseous solute is dissolved. Suppose that कोई भी liquid है which is there in these containers and same type of gas मान लो कोई भी. Let's assume that carbon dioxide. Carbon dioxide gas is added in both the containers. CO2 gas is added. Now what happens? The external pressure which is applied, by the atmosphere on the surface, on both the containers, that I have assumed it is P1, and in this case the same, that is P1, because whatever the atmospheric pressure this is applied by the atmosphere on this particular on the surface of these liquids, just to make more dissolution of CO2 in a particular liquid solvent. अब क्या होगा बेटा, दोनों में हमने मान लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P1 है, दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 है और P1 प्रेशर के थ्रू ये जो गैस है वो इसमें डिसॉल्व होगी। अब मैंने क्या किया, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा जरा। देखो मैंने ये बोला कि इसमें तो P1 है, दिस इज कंटेनर A, बट इसमें मैंने P1 के साथ कुछ ऐड किया P. I am just trying to increase the pressure, so I just find out, or I just want to analyze that which container has the more solubility of CO2 gas. This will be equivalent to, let's assume, P2. Now, from these two terms or the two expressions, we can easily say that P2 is greater than P1. Obviously, because here is some pressure. Let's assume that it is 0.001, but it is there. So P1 plus P, which is equivalent to P2, it means that P2 is greater than P1. P2 की वैल्यू जो है वो P1 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है? अब P2 P1 से ज़्यादा है तो आपको पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स तो ऐसे रैंडम ऐसे मूव करते रहते हैं, तो घूमते रहते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स है ना। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर आपके साथ, सॉरी लॉकडाउन में आप घूमे नहीं हो, वैसे आप इधर उधर घूमते रहते हैं। लॉकडाउन में आप पे भी क्या लग गया, प्रेशर लग गया। So solubility of the students, or I can say the stability of the students at home is very great. बहुत ज़्यादा है stability of students home पे ही है, अभी होम बैठे हैं सारे लोग आराम से, है ना? तो अब क्या प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास है, जितना ज़्यादा पास आएंगे उतना ज़्यादा वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे। मींस मान लो गैस यहाँ तक फैली है, आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर आ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आए, ऐसे आए इतने, और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि इसका प्रेशर इंक्रीज किया है। तो बेसिकली द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in liquid solution is directly proportional to pressure. This is applied by the atmosphere. Whatever the pressure applied by the atmosphere or the external pressure which is applied by us, if more pressure is applied on the surface of the liquid, then solubility of a gaseous solute increases. I'm just talking about gaseous solute. Please don't get confused in case of solid solute. Solid में आपको ऐसा कुछ नहीं समझना, उसमें कुछ अलग होगा, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा क्योंकि it's 10:30 o'clock sharp, 10:30. So thank you so much for joining us. और आपको एक बात बता दूं, कल आपकी जो क्लास है वो केमिस्ट्री की नहीं होगी, हम आपसे दोबारा मिलेंगे 5th या 6th, ये आपको पता ही है।
है ना, जाना पड़ेगा, क्या करें। तो कल आपकी क्लास में कोशिश करूंगा कि फिजिक्स और मैथ्स में से या तो दोनों हो जाए या उन दोनों में से कोई एक क्लास आपकी चलेगी। टाइमिंग सेम होगी, जो भी शेड्यूल होगा आपको शाम को सेम टाइम या शाम तक जब भी 8 साढ़े 8 तक या 7 बजे तक आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जस्ट स्टडी इट एट योर होम, प्लीज डोंट लीव इट, ट्राई टू read the things from book itself in the coming 5 days. Thank you.